स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। ये कहानी है उस हिम्मत की जो आतंक के सामने भी नहीं झुकी, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कहानी उस न्याय की भी है जो 35 साल बाद आज भी अधूरा है। ये कहानी है सरला भट्ट की। सरला भट्ट और उनके साथ के कई सारे कश्मीरी पंडित जिन्हें अपना घर बार छोड़कर वैली से, कश्मीर वैली से भागना पड़ा। तो आखिर क्या इस तरह की परिस्थितियां बनी और कैसे इनकी शुरुआत हुई, किस तरह से इन आतंकवादियों ने हमले करने शुरू किए, सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। सरला भट्ट की कहानी पता चलने वाली है, पूरा ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अब 35 साल बाद सडनली ऐसा क्या हुआ है कि ये केस रीओपन किया गया है, दोबारा इसको खोला गया है। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1987 से। ये वो साल था जब कश्मीर वैली के अंदर चुनाव थे, स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे, और ये चुनाव कश्मीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बने। ये आगे आपको पता चलेगा किस तरह से। ये चुनाव जो थे, इसमें एक शख्स खड़ा हुआ था श्रीनगर के एकदम बीचों बीच सिटी सेंटर की एक सीट, अमीरा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी से। इस शख्स का नाम था सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह। अब ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि आप इसको नहीं जानते हैं, लेकिन इसका वो नाम जिससे आज इसको पूरी दुनिया जानती है, वो नाम है सैयद सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आज के समय पे चीफ है। वो श्रीनगर की इस सीट से उस समय पर 87 के चुनाव में खड़ा हुआ था, चुनाव लड़ रहा था। अच्छा, सैयद सलाउद्दीन यहाँ पे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF जो पार्टी थी, इसका एक कैंडिडेट था, इस सीट से चुनाव लड़ा। MUF जो थी दरअसल एक अलायंस थी, कई सारे अलग अलग वैली की जो इस्लामिक पार्टीज़ थी, इस्लामिस्ट पार्टीज़, उनके सपोर्ट से ये चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में सैयद सलाउद्दीन के सामने खड़े थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिउद्दीन शाह। अब जब ये चुनाव हुआ, वोटिंग का ऐलान होने वाला था, उस समय पर यह देखा गया कि सलाउद्दीन जो है वो कुछ मार्जिन से आगे चल रहा है, लेकिन अंत में ये बाजी पूरी पलटी। और इसके बाद में जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि मोहिउद्दीन शाह ने सैयद सलाउद्दीन को 4289 वोट से हरा दिया है। इसके बाद सैयद सलाउद्दीन MUF के कई सारे इसके सपोर्टर उग्र हो गए, वायलेंट हो गए, सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ में हाथापाई करने लगे। इस समय पर उसका कैंपेन मैनेजर जो था सलाउद्दीन का इस पूरी चुनाव के अंदर, वो था यासीन मलिक। यासीन मलिक का नाम आप सभी जानते होंगे, JKLF का चीफ। तो ये उस समय पर चीफ नहीं था JKLF का, तब तो ज्वाइन भी नहीं किया था, तब इसका कैंपेन मैनेजर हुआ करता था। लेकिन ये जो चुनाव रहा दोस्तों, ये कश्मीर के इतिहास में इसको देखा जाता है 87 के चुनाव को कि ये कोई सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। ये राजनीतिक घटना जो हुई वो तो थी कि भाई एक चुनाव हुआ है, उसमें इस तरह से एक शख्स खड़ा हुआ था जो कि बाद में जाके इतना बड़ा आतंकवादी बनाए। लेकिन इस चुनाव के बाद ये देखा गया कि सेपरेटिज्म और आतंकवाद जो है उसका एक नया दौर जो है वो कश्मीर वैली में शुरू हुआ। सलाउद्दीन और यासीन मलिक ने क्या किया, ये सीधा यहाँ से इस चुनाव के बाद हथियार उठा लेते हैं, सीधा पाकिस्तान भाग जाते हैं। POK के मुजफ्फराबाद जाने के बाद में यहाँ इन दोनों ने JKLF को ज्वाइन किया, पहले यासीन मलिक ने, उसके बाद सैयद सलाउद्दीन ने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया। साथ में एक तरह से उसने बनाई थी, फाउंडिंग मेंबर माना जाता है, को फाउंडर माना जाता है हिजबुल मुजाहिदीन का। तो ये वो समय था जब 1989 में इसने हिजबुल मुजाहिदीन को बनाया सैयद सलाउद्दीन ने, और यासीन मलिक ने JKLF को, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ज्वाइन कर लिया। भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू कर दी गई थी। ये वही समय था जब इंसर्जेंसी जो थी वो अपने पीक पर अब आ रही थी, आने वाली थी एक तरह से यहाँ से। अच्छा, इन सब में पाकिस्तान और ISI का पूरा हाथ था। पाकिस्तान ने इन सभी लोगों को, JKLF को, हिजबुल मुजाहिदीन को शुरुआत से ही सपोर्ट करना ISI ने शुरू कर दिया। अफ़गानिस्तान से ला के जो लड़ाके थे वो इनको दिए गए, जो अलग अलग मर्सनरीज थे इनके वो इनको प्रोवाइड किए गए, और इस पूरे मिलिटेंट आउटफिट को सपोर्ट किया गया JKLF को, और टेररिज्म जो बढ़ावा देता है टेररिस्ट ग्रुप था हिजबुल मुजाहिदीन, उसको। कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का इन लोगों का सपना था जो ये देख रहे थे, और इसी के तहत ये लोग अपनी जो जंग थी उसको शुरू कर चुके थे। महज 1.5 साल के अंदर अब यहाँ से हुआ क्या कि 1989 आता, और 1989 में कश्मीर वैली के अंदर देखा गया कि JKLF और हिजबुल के आतंकवादियों ने यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करना तो शुरू कर ही दिया है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ से अब सीधा कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना शुरू किया। कश्मीरी पंडितों को निशाना क्यों बनाया जाता था? क्योंकि इनका मानना था कि ये भारत की प्रेजेंस को दर्शाते हैं कश्मीर के अंदर, ये भारत की प्रेजेंस का प्रतीक है। साथ ही साथ में इनको टारगेट किस लिए किया जाता था कि उनकी हिंदू पहचान थी, सेम उसी तरह से उसी तर्ज पे जो अभी पहलगाम में इन लोगों ने किया, आतंकवादियों ने कायरता की जो हरकत की थी, तो उनकी हिंदू पहचान थी, इस वजह से उन्हें टारगेट किया जाने लगा। यहाँ पे इस तरह का माहौल होने लगा 1989 में ही कि मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर से नारे गूंजने लगे निज़ाम मुस्तफ़ा,
यानी कि इस्लामिक रूल लाया जाएगा। और उसके बाद 3 ऑप्शंस दिए गए कश्मीरी पंडितों को। उनसे कहा गया कि अब 3 रास्ते हैं तुम लोगों के पास में, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो वैली को छोड़ के चले जाओ, या फिर अपनी मौत का इंतज़ार करो। 3 रास्ते ये दिए गए। लोकल न्यूज़पेपर में उस समय पर खुलेआम धमकियां छपने लगीं। कश्मीरी पंडितों के जो घर थे उनकी फैमिलीज़ को उनको टारगेट किया जाने लगा। इनफैक्ट उनके घर के बाहर पोस्टर्स लगाए जाने लगे धमकियों भरे। उस पर लिखा जाता था कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा, कश्मीर छोड़ के चले जाओ। इस तरीके से लगातार धमकियां जो थी वो दी जाने लगीं और कोई भी इसमें कोई प्रशासन शासन कुछ भी कर नहीं पाया। हिट लिस्ट जो थी वो बनाई गई। स्ट्रैटेजिकली प्रोमिनेंट जो कश्मीरी पंडित थे उनको सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया, एक एक कश्मीरी पंडित को, जो जो लीडर्स थे उस समय पर। इस दौरान JKLF का एक और खतरनाक ग्रुप था, वो भी यहाँ पे सामने आया, इसका नाम था HAJY, हाजी ग्रुप इसको कहा जाता था। दरअसल ये एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो 4 ऐसे लोगों के नाम पे था। पहला शख्स था हामिद शेख, दूसरा था अशफाक वानी, तीसरा जावेद मीर नलका और चौथा था यासीन मलिक, HAJY। तो ये जो 4 लोग थे ये सीनियर JKLF के उस समय पर कमांडर बन चुके थे। मुजफ्फराबाद से लगातार ये जो ऑपरेट करते थे पाकिस्तान POK से, तो यहाँ से ये लगातार में इसको JKLF को चलाते थे, कई आतंकवादी संगठनों को चलाते थे। अच्छा, इन्हीं लोगों का हर एक उस अटैक में कश्मीरी पंडितों के ऊपर, जितने भी अटैक 1989 से 1990 तक हुए, देखा गया कि इन्हीं 4 लोगों का, इनके अलावा जो इनके गुर्गे होते थे, इनका ही सब जगह इन्वॉल्वमेंट देखा जाता था। अब तारीख आई 14 सितंबर 1989। ये वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के JKLF के आतंकवादियों ने, इन आतंकियों ने कई सारे प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित्स को, जिनको ये टारगेट कर चुके थे, जिन लीडर्स को, उन्हें फाइनली एलिमिनेट करना शुरू किया। और पहला एलिमिनेशन यहाँ पे होता है एक बहुत ही प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित, BJP लीडर पंडित टीका लाल टापलू जी का। टापलू जी जो कि श्रीनगर बार के लॉयर भी थे, अपने घर के बाहर जस्ट निकले ही थे, सडनली कुछ आतंकवादी आए और वहाँ उनको गोली मार दी। उनका जो कत्ल था वो कश्मीरी पंडितों के जो लीडर्स थे उनके कत्लों की एक तरह से यहाँ से शुरुआत हुई थी। उनके खिलाफ एक शुरुआत जो थी वो JKLF ने कर दी थी। अच्छा, इसके बाद तो ये देखा जाता कि जहाँ कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा था वहाँ पे दर्जनों लोगों को मारा जाने लगा। कई सारे कश्मीरी पंडितों को इस तरह से आतंकवादी मार देते थे कि लाइन में खड़ा करके गोलियाँ मार दी। कई बार TV चैनल पर, लोकल TV चैनल्स पर गर्व से ये बातें बताते थे JKLF के जो मेंबर्स थे, जो आतंकवादी थे, वो ये कहते थे कि हम अब गिनतियाँ भूल चुके हैं कि हमने कितने लोगों को मारा है। कुछ लोग ऐसे कहते थे कि हमारे जो नंबर्स हैं मारने वालों को वो डबल डिजिट में है, हमने दर्जनों सैकड़ों ऐसे लोगों को मारा है। तो यहाँ से पहला ये कत्ल हुआ। इसके 2 महीने के बाद ही 4 नवंबर 1989 को रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जज थे पंडित नीलकंठ गांजू जी। उन्हें हरी सिंह हाई स्ट्रीट मार्केट में श्रीनगर के अंदर बीच बाज़ार में गोली मार दी जाती है। ये वो शख्स थे जिन्होंने JKLF का जो हेड था, जो उसका फाउंडर था मकबूल भट्ट, 1966 में उसको जो कांस्टेबल अमरचंद का मर्डर का केस था उसमें उसको सज़ा दी थी। तो इस वजह से उनको यहाँ पे टारगेट किया गया। एक और बहुत बड़ा चेहरा कश्मीरी पंडितों का। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही हैं, जितने भी सारे जो केसेस हुए, क्योंकि सरला भट्ट की जो स्टोरी है वो इन्हीं से यहाँ से शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ये सब कुछ चल रहा था वो उस समय पर जम्मू कश्मीर के अंदर ही, खासकर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सब मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे ये आतंकवाद लगातार चल रहा था, फिर भी अपनी ड्यूटी कर रही थी। किस तरह से काम कर रही थी वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या था कि ये सारी चीज़ें चली, 1989 था, ये डर के साथ ख़त्म हुआ, लेकिन अब दहशत के साथ 1990 शुरू होता है। 1990 दहशत में शुरू हो गया था। 90 में कश्मीर वैली के अंदर हालात बदतर हो चुके थे। ये जो आतंकवादी थे JKLF के, अब ये सड़कों पर बैठने लगे थे। अलग अलग जो चौराहे होते थे वहाँ बैठा करते थे। कश्मीरी पंडितों को निकलने नहीं दिया जाता था, टारगेट किया जाता था। लाउड स्पीकर्स के ज़रिए मस्जिदों से धमकियाँ दी जाती थी। पंडितों को कहा जाता था कि या तो वैली छोड़ो या फिर अपनी मौत का इंतज़ार करो। तो ये सब चीज़ें चली। अप्रैल 1990 आता है। अप्रैल 1990 में अनंतनाग के कोकरनाग के एक शाली गांव इलाके के अंदर एक बहुत ही रिनोन फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, जर्नलिस्ट थे, पोइट थे, टीचर थे। तो ये जो शख्स थे जिनका नाम था पंडित सर्वानंद कौल प्रेमी, उनके बेटे जो थे वीरेंद्र कौल, इन दोनों को ही कुछ 3 आतंकवादी आते हैं JKLF के और यहाँ से उनके घर से उठा के ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि आतंकवादी सर्वानंद प्रेमी जी को किडनैप करने के लिए आए थे, ले जाने के लिए, लेकिन वीरेंद्र वहाँ पे मौजूद थे, उनके बेटे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी साथ में ले चलो, जहाँ भी जाऊँगा मैं अपने पिता के साथ में जाऊँगा। इसके बाद करीब 3 दिन यहाँ से निकलते हैं और दोनों की
डेड बॉडीज़ जो थी वो एक पेड़ से टंगी हुई मिली। दोनों के लिम्स टूटे हुए थे, दोनों के बाल उखाड़े गए थे, उनके ऊपर शरीर पर कई सारे चोटों के निशान थे, कई हिस्सों पर चोट लगी हुई थी और बर्न्स के यानी जलाया भी गया था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद थीं। और अब ये जो हत्याएं थीं JKLF ने जो करनी शुरू की थी यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाली थी। यानी कि दूसरे लोग अगर देखें डेड बॉडीज़ को तो वो डर जाएं और जल्दी से जल्दी कश्मीर छोड़ के निकलें। ये सारी चीज़ें यहाँ शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा काफ़ी सारे और लोग थे जिनको इसी टाइम के दौरान कश्मीरी जो लीडर्स थे कश्मीरी पंडितों के, उनको टारगेट किया गया, जिनमें सीनियर लॉयर प्रेमनाथ भट्ट साहब थे अनंतनाग बार के, डायरेक्टर दूरदर्शन के पंडित लस्सा कौल जी, स्पेशल डायरेक्टर फूड डिपार्टमेंट के AK रैना, सतीश टिक्कू जी, चुन्नीलाल शाला जी तो इंस्पेक्टर थे जम्मू कश्मीर पुलिस में और बताते हैं कि वो बस में जा रहे थे सोपोर कुपवाड़ा से, तब उन्हें गोली मार दी गई थी। तो ये सभी लोग थे और खासकर एक और शख्स थे यहाँ पे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ ऑफिसर्स। तो इन सबको यहाँ पे टारगेट किया गया, जितने भी कश्मीरी पंडित थे। ये सब देखते हुए मार्च और अप्रैल 1990 तक ऐसा बताया जाता है कि सारे ही कश्मीरी पंडित जो थे अपने लीडर्स को देखते हुए कि उनकी हत्या की जा रही है, जितने भी कश्मीरी पंडित थे, लाखों लोगों ने कश्मीर से अपने जो घर थे उनको छोड़कर वो भागने पर मजबूर हो गए, बाहर जाने पर मजबूर हो गए और इसी के तहत वो जम्मू, दिल्ली या फिर भारत के अलग अलग स्टेट्स में पहुंच चुके थे। लेकिन इस बीच में भी एक ऐसी महिला थी जो कि अभी भी ये सब देखने के बाद भी इतनी हिम्मत, इतना जज्बा था, इतना साहस था कि वो कश्मीर में अपनी ड्यूटी लगातार कर रही थी और वहीं पे रहती रहीं। नाम था सरला भट्ट। एक ऐसी महिला जिनकी हिम्मत और समर्पण जो था वो बेमिसाल था। उसकी लोग मिसाल दिया करते थे। सरला का जन्म जो था दरअसल 30 सितंबर 1966 को हुआ। वही साल जब मकबूल भट्ट ने, जो JKLF का लीडर था, उसने इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या की थी। तो 1966 30 सितंबर को जन्म हुआ था सरला का। अनंतनाग के काजी बाग इलाके के अंदर वो रहा करती थी। उनके पिता जो थे वो भी उनके साथ में रहते थे। पिता का नाम था शंभूनाथ भट्ट। सरला भट्ट के 4 भाई बहन थे और उन चारों को वो इस तरह से रखती थी कि बताया जाता है कि अपनी फैमिली की एक मैटरनल फिगर थी, यानी अपने सारे छोटे जो भाई बहन थे उनकी देखभाल करना, अपने पेरेंट्स की देखभाल करना। और यहाँ तक कि उनका जो मकसद था वो यही था कि उन्होंने शादी नहीं की, कभी भी शादी इसलिए नहीं की जिससे वो अपने माता पिता की प्रॉपर देखभाल कर पाएँ, उनके आखिरी समय तक उनके साथ में रह पाएँ और अपने परिवार के ऊपर ध्यान रख पाएँ। तो इस वजह से उन्होंने शादी ना करने का फ़ैसला ले लिया था। इस समय पर सरला जो थी वो शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SKIMS में सौरा के अंदर, श्रीनगर के अंदर, यहाँ पे काम करती थी एक नर्स के तौर पर। वो यहाँ नर्स थी, नर्सिंग का उन्होंने पहले अपना कोर्स करके रखा हुआ था कश्मीर से ही। तो यहाँ पे नर्स के तौर पर काम कर रही थी। 1989 से और 1990 के बीच में जितना भी ये चीज़ें चल रही थी, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, कश्मीर उसकी चपेट में आ रहा था, कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जब कश्मीरी पंडित दिल्ली, जम्मू या फिर भारत के अलग अलग स्टेट्स में जा रहे थे, उस समय पर सरला ऐसी थी जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। कई बार उनको आतंकवादियों ने धमकियां दी। खुद SKIMS में उनके इंस्टीट्यूट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर आके धमकाया जाता था, कहा जाता था कि अपनी जॉब छोड़ो और यहाँ से जाओ, वापस जाओ। अच्छा, इस समय पर सरला भट्ट के साथ में कुछ और चीज़ें भी हो रही थी कश्मीर वैली के अंदर, उस टेंशन के माहौल में। एक किताब है कश्मीर वेल ऑफ द वैली, एट्रोसिटी एंड टेरर। ML कौल साहब ने ये किताब लिखी है और वो इस किताब में लिखते हैं कि सरला ने शायद उसी वक्त के दौरान में SKIMS के, यानी उनके इंस्टीट्यूट के उसी हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान एक बहुत ही नामी डॉक्टर अब्दुल अहद के और JKLF के डिप्टी कमांडर हामिद शेख के बीच की एक बातचीत सुन ली थी। और उस बातचीत को सुनने के बाद ही ये देखा गया कि सरला को कई चीज़ों में दिक्कतें होने लगीं। सरला को डॉक्टर अहद जो थी वो उनकी बातें क्योंकि नहीं मानती थी, इस वजह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और यही सब चलते चलते अब ये दिन आता है 14 अप्रैल 1990। ये वही समय था, आप एग्जैक्ट देखिए कि मार्च अप्रैल में जब पिछले जो कई बड़े कश्मीरी लीडर्स थे उनका कत्ल किया गया JKLF के लोगों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। तो उसी के बाद अब ये दिन आता है 14 अप्रैल 1990, एकदम जो को टेंशन का माहौल था कश्मीर के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, लेटेस्ट बैचेज हैं, क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, ज्वाइन कर लीजिए। और जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, क्लिक करिए, अपना कोर्स परचेज आप वहाँ से कर सकते हैं। जो भी प्राइस दिख रहा होगा उस पर VJ लाइव कोड लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो ये जो दिन था 14 अप्रैल 1990 का, सरला दरअसल उस समय पे SKI-MS के उसी इंस्टीट्यूट जहाँ वो काम करती थी उसके एक हॉस्टल हब्बा खातून में थी। हब्बा खातून हॉस्टल के अंदर वो यहाँ पे मौजूद थी। रात का करीबन का समय था। JKLF के कुछ आतंकवादी यहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद में सरला को ज़बरदस्ती इस हॉस्टल के अंदर से बाहर निकाल के लाते हैं। बाहर एक जो वैन थी वो वेट कर रही थी, उस वैन के अंदर डालते हैं और ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाते हैं। ये 14 अप्रैल का दिन था। करीबन यहाँ से 5 दिन बीते और 5 दिन तक सरला के साथ में हैवानियत जारी रही, हैवानियत होती रही। इसके बाद 19 अप्रैल का दिन आया। 5 दिन के बाद 19 अप्रैल 1990 को उनकी जो लाश थी, जो उनकी बॉडी थी, गोलियों से छलनी, कई सारे उस पर मार्क्स थे, अलग अलग चोटों के निशान थे, वो श्रीनगर डाउनटाउन के उमर कॉलोनी मालाबाग में जो एरिया है वहाँ पे फेंक दी गई थी। और वहाँ पे जो बॉडी थी उनकी, वहाँ पे लोग उसको देख रहे थे कि एक बॉडी यहाँ पे पड़ी है। लेकिन सब लोग डर इतना रहे थे, JKLF का आतंक उस समय पर इतना था, लोग क्योंकि समझ चुके थे कि ये उन्हीं लोगों का काम है। किसी ने भी बॉडी को उठाने की ज़रूरत नहीं की, इतनी हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहे थे लोग, इतने ज़्यादा भयभीत थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ और सामने ये बात आई कि सरला के साथ में दरअसल किया गया था। शरीर पर उनके 4 गोलियों के निशान थे, कई अलग अलग जगह छेद किए गए थे, चोटें थी, अनेक सारे छेद थे। पुलिस इन्फॉर्मर उनको बताया गया था इन लोगों के द्वारा, इन JKLF के मिलिटेंट्स के द्वारा, क्योंकि उनकी बॉडी के पास में एक नोट मिला था जिस पर पुलिस इन्फॉर्मर लिखा गया था। तो ये लोग मानते थे कि वो पुलिस इन्फॉर्मर है, इस वजह से ये किया गया है। दरअसल ये क्यों किया गया था? जिससे कि एक बड़ा तबका कश्मीरी पंडितों का भयभीत हो जाए, भयावह दृश्य उनको दिखाने के बाद में इस तरह का। देखा ये भी गया कि सरला भट्ट के मुंह में कपड़ा डाला गया था जब उनकी बॉडी मिली, हाथ पैर बंधे हुए थे। जिहादियों का ये जो डर था, मतलब वो इस तरह का था कि लाश उठाने के लिए भी कोई लोग सामने नहीं आ रहे थे। तो ये पूरा मंजर था उस समय। क्या सरला की मौत के बाद उनके परिवार को ये पता चला, परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, भाई, पिता, तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इसके बाद भी उनके परिवार के ऊपर अटैक किए गए। किया क्या गया कि जब अनंतनाग के उनके घर में उनकी इस डेड बॉडी को लाया गया, बाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद में जो अस्थियां कलेक्ट करने के लिए जब परिवार के जो लोग थे, जो उनके भाई और पिता जो थे, भाई प्रद्युमन भट्ट और पिताजी, तो जब ये लोग गए क्रेमेशन ग्राउंड, तो वहाँ पे 100 से 150 लोगों की भीड़ ने इन लोगों को घेर लिया, इनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी, इन पर हमला शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। ये वहाँ से भागे और सिर्फ मुट्ठी भर जो भस्म थी सरला भट्ट की, उनकी पार्थिव शरीर की जो अस्थियाँ थी, वो मुट्ठी और भस्म घर वापस लेके आए। घर लाने के बाद में इनके घर के बाहर एक ब्लास्ट किया गया। मतलब इस घर को, इन लोगों को वैली से भागने के लिए मतलब इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया था। उनके घर के बाहर यहाँ ब्लास्ट किया गया और अगले ही दिन इसका नतीजा यही हुआ कि सरला भट्ट का पूरा जो परिवार था, वो सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अपने एक ब्रीफ केस में रख के, एक दूसरे ब्रीफ केस में अपने थोड़े से कपड़े रख के यहाँ से अपना घर बार पूरा छोड़ के वैली से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। सरला के शरीर के साथ में जिस तरह की हैवानियत की गई थी, ये कत्ल सिर्फ एक व्यक्ति का कत्ल नहीं था, ये दरअसल पूरे समुदाय को, पूरे कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए, उनको वैली से भगाने के लिए किया गया था। और ये पूरा उनका मकसद JKLF के आतंकवादियों को यही था। खैर, इस केस के अंदर FIR रजिस्टर हुई। नगीन पुलिस स्टेशन में एक FIR थी, FIR नंबर 56 1990 का। तो ये रजिस्टर हुआ, लेकिन किलर्स जो थे वो कभी भी पकड़े नहीं गए। और इसके बाद इनफैक्ट आज आप देखिए 35 साल हो चुके हैं इस केस को, आज भी ये केस जो है वो अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व केसेस में आता है, इतना हैवानियत भरा केस। सरला भट्ट का कत्ल जो था वो दरअसल उस आतंकवाद का हिस्सा था जो 1989 और 1990 में कश्मीरी पंडितों ने झेला है जम्मू कश्मीर के अंदर। पुलिस के 2008 के एक सर्वे के मुताबिक आपको बताएं, 1989 से शुरू होकर जो मिलिटेंट्स थे, जो आतंकवादी थे, इन लोगों ने 209 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है। एक 1990 में ही खुद 1990 में 109 कत्ल किए गए हैं। पुलिस ने 140 केस रजिस्टर किए, 24 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई, 115 ऐसे रहे जिसमें कल्प्रिट्स जो थे उनकी पहचान ही नहीं हो सकी। 2017 में भी इसके बाद इस केस को दोबारा उठाया गया था, कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो हुआ अत्याचार है उसको पार्लियामेंट में उठाया गया 2017 में। वो बताया गया कि 142 केसेस अनट्रेस्ड रहे हैं अभी तक, और एक ऐसा है सिर्फ जिस केस में कन्विक्शन हुई है, सिर्फ एक केस। आप देखिए 209 पंडितों, कश्मीरी पंडितों के कत्ल हुए हैं यहाँ। और बात यह है कि कश्मीरी जो पंडितों के ग्रुप्स हैं जो लगातार लड़ाई करते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनका कहना है कि यह आंकड़ा 500 के ऊपर कई ज़्यादा है 209 से।
खैर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। ये पिटीशन थी कश्मीरी पंडितों के कत्ल की दोबारा से जांच की जाए, जितने भी लोगों का कत्ल हुआ है उसकी एक बार फिर से जांच की जाए। लेकिन तब की जो बेंच थी उन्होंने ये कह दिया था कि 27 साल उस समय तक बीत चुके हैं और एविडेंस जो है उनका मिलना मुश्किल है, इसलिए इसको नहीं किया जा सकता, डिसमिस कर दिया। 2023 में एक बार मुद्दा फिर से उठा। एपेक्स कोर्ट में रूट्स इन कश्मीर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली। उन्होंने वहाँ पे कहा कि एक बार फिर से कि इस मुद्दे को उठाया जाए, जांच की जाए दोबारा से, जो 90 में और 89 में कत्ल हुए हैं कश्मीरी पंडितों के। लेकिन इसको वहाँ भी डिसमिस कर दिया गया था। खैर इसके बाद 2 महीने के बाद ही यहाँ से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने नीलकांत जो गांजू जी थे उनके कत्ल के लिए पूरा एक केस जो था उसको दोबारा खोला 2023 में। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने हिंट भी दिया था कि और भी ऐसे केसेस हैं जिनको दोबारा खोला जाएगा, और फाइनली अब ऐसा हुआ। 2025 35 साल बाद इस केस के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA को बनाया गया। सरला भट्ट का कत्ल का जो केस था उसको एक बार दोबारा से खोला गया है। 15 अगस्त 2025 को हाल ही में SIA ने श्रीनगर के अंदर 8 अलग अलग ठिकानों पर रेड की है, और ये सारे लोग वो हैं जो 1990 में जितना कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ है उसमें सबसे ऊपर रहते थे। इनमें नाम है पीर नूरुल हक शाह, जिसको एयर मार्शल भी कहा जाता था JKLF के अंदर, जावेद अहमद मीर जावेद नलका, अब्दुल हामिद शेख, बशीर अहमद गोजरी और यासीन मलिक वही जो कि इस समय पर तिहाड़ जेल में है, लेकिन उसके घर पर भी रेड की गई है, वहाँ पे भी तलाशी जारी है। इन सब चीज़ों में आपको बता दें, जो जावेद नलका है वो हाजी ग्रुप का, जो उस समय पर इनका हाजी ग्रुप था उसका मेन मेंबर था एक तरह से यासीन मलिक के बाद। 1990 में जब यासीन मलिक को जेल जाना पड़ा उस दौरान में ये जावेद नलका ही था जो कि इसके ऑपरेशंस को JKLF के लीड करता था। 1990 में जो 4 एयरफोर्स के पर्सनल्स थे उनको मारा गया था, तो उस समय पे भी इसको अरेस्ट किया गया। इसमें भी इसका नाम था रुबैया सईद का। 89 में जो किडनैपिंग हुई उसमें भी इसका जावेद नलका का नाम था। तो अब जाके फाइनली रुबैया सईद, ये जो सरला भट्ट के केस के अंदर इसके घर पे भी रेड की गई है, और इस समय पर SIA का ये कहना है कि रेड में कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डेटा मिला है। इस तरह की कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे सरला के कत्ल के करीब पहुंचा जा सकता है, पीछे कौन था उस तक पहुंचा जा सकता है और इन लोगों को पकड़ा जा सकता है, उनको पहचानने में यहाँ पे मदद मिलेगी। तो खैर ये बात ठीक है कि 35 साल बाद, देर आए दुरुस्त आए, ये वाली बात है। 35 साल बाद सरला भट्ट का जो केस है उसको एक बार दोबारा से खोला गया। एक उम्मीद है कि शायद न्याय मिलेगा, लेकिन ये सफ़र जो है वो बहुत मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि फिज़िकल एविडेंसेस अब तक गायब हो चुके हैं। 35 साल निकल चुके हैं। कई सारे हो सकता है कि जो गवाह हैं जो उस समय सामने आ सकते हैं वो अब सामने ना आए। पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो अब भी डाला जा सकता है। कई लोगों को चुप किया जा सकता है, विटनेस जो है वो डर सकते हैं। तो कई सारे चैलेंजेस इस समय पर होंगे, क्योंकि 35 साल निकल चुके हैं। अब इस केस की दोबारा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन अब होगी। लेकिन फिर भी ये केस जो इसका दोबारा खुलना ये सामने बताता है कि आतंकवाद और जुर्म जो है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर एक बार जुर्म आतंकवादी ने कुछ किया है, किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको सज़ा तो मिलनी ही है, इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही होगी। तो ये कभी बंद नहीं होता। तो सरला भट्ट का जो केस है उसमें एक बार फिर देखा जाएगा कि न्याय कैसे मिलता है, कितना मिलता है और क्या मिलता है। दोस्तों ये आज का एपिसोड आप लोगों के लिए। अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, अपने व्यू पॉइंट ज़रूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके व्यू पॉइंट। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इस वजह से स्टोरी जो है वो उसमें जो रुकावट आई है उसके लिए खेद, माफ़ी। बाकी आपके सारे सुझाव, आपके सारी चीज़ों के, आपके टॉपिक्स के ऊपर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, उन पर वीडियो बनाए जाएंगे। मिलेंगे आप अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।